नमस्कार जी, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए जल्दी से कमेंट में, और क्या हाल चाल है आपके। जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, ये हमारा सेकंड सेशन है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। और पहले सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था सब्जेक्ट का, और बस मैंने इतना बताया था कि शुरुआत में हमारा भारत अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। उसके बाद फिर धीरे धीरे भारत वहां से टूटकर ऊपर की तरफ खिसकना शुरू हुआ, और आज से लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले हमारा भारत जाकर जुड़ जाता है एशिया से। तो ध्यान से सुनना, इसी दरमियान 2 से 3 कार्य हुए थे। क्या कार्य हुए थे वो मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखो ध्यान से, ये कंडीशन थी, और मैंने बताया था कि हमारा भारत यहां जुड़ा हुआ था, हाँ या ना। ये तो है आपका अफ्रीका, और ये है आपका इंडिया। अब जैसे ही हमारा भारत यहां से अलग हुआ, अलग होने के बाद यहां पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट था। इंडियन प्लेट इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से होकर गुजरी। तो इसका जो मैग्मा था वो यहां पर ऐसे यूं भरता चला गया, और इसका मैग्मा भरने से ही क्या हुआ, भारत में मिनरल बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब आप देख पा रहे हो कि इस प्लेट को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ध्यान से सुनना, इस प्लेट का, इंडियन प्लेट का ये ईस्ट पार्ट हो गया, हाँ या ना, और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि इस मैग्मा के जमने से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स कहां ज्यादा होंगे? आपका आंसर होगा मिनरल्स फाउंड इन ईस्ट हाईली, इन ईस्ट साइड ऑफ द कंट्री मिनरल्स extract highly. That's why the heavy industrial plant in our country was established in the eastern India. You know about Durgapur, Bhilai, Raurkela, right? भाई भारत में मिनरल्स पूर्व की तरफ ज्यादा हैं। यही कारण है कि भारत में औद्योगिकीकरण जब शुरू हुआ तो उस दरमियान पूर्व की तरफ भारी उद्योग लगाए गए, लौह संयंत्र लगाए गए। बात समझ आ रही है? और आगे बढ़े तो प्लेट सीधी जाके यहां टकराई। पहले स्टेप में क्या होता है भाई साहब? पहले स्टेप में मिनरल बेल्ट बन रही है, क्लियर है जी। दूसरे स्टेप में ध्यान से सुनना, दूसरे स्टेप में क्या होता है, इंडियन प्लेट यहां जाके टकराती है, और यहां टकराने के बाद ध्यान से सुनना, हिमालय जैसा माउंटेन बनकर तैयार हो जाता है। हिमालय जैसा माउंटेन बनकर तैयार हो गया। बात समझ आ रही है? अब होता क्या है, जब ये प्लेट यहां टकराई, ध्यान से सुनना, इंडियन प्लेट जब यहां टकराई तो पता है कैसे टकराई है? इंडियन प्लेट जैसे यूं टकराई, देखो ऐसे प्लेट जाके यूं टकरा रही है, तो प्लेट का ये वाला कॉर्नर तो नीचे दब गया यूं, मतलब ऐसे यूं बैंड हो गई। ये वाला कॉर्नर तो ऐसे यूं नीचे दब गया, ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया, राइट। मतलब समथिंग लाइक कुछ ऐसे यूं, ये तो ऊपर की तरफ दब गया, मतलब उठ गया। ये है पश्चिमी भाग, और ये भाग थोड़ा नीचे की तरफ यूं धसक गया। बात समझ आ रही है? ये भाग क्या हो गया? नीचे की तरफ धसक गया। मैं इस चीज को दूसरे तरीके से बताता हूं क्या हुआ इंडियन प्लेट के साथ जब टकराई। तो भैया हुआ कुछ यूं कि जैसे ये भारतीय प्लेट थी, ऐसे यूं भारतीय प्लेट मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे भारत की प्लेट है। तो ध्यान से सुनना, ये तो पश्चिमी भाग है हमारे इंडिया का, ये ईस्ट भाग है हमारे इंडिया का, और यहां माउंटेन मौजूद है, ये है आपका वेस्टर्न घाट। इधर से माउंटेन है, ये है ईस्टर्न घाट।
तो हुआ क्या, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के आसपास का क्षेत्र कुछ नीचे धंस गया। आगे बात समझ में, नीचे धंस गया, और यहां पर पहाड़ी है मेघालय की गारो, और यहां पर पहाड़ी है कौन सी, राजमहल। तो ध्यान से सुनना, राजमहल और गारो के बीच में जमीन नीचे धसक गई, तो इसी को कहा जाता है राजमहल गारो गैप। इसको मैं और आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसे क्या कहा जाता है, राजमहल गारो गैप कहा जाता है। तो राजमहल गारो गैप जो है, ध्यान से समझना, मतलब इंडियन प्लेट दोबारा से समझो कुछ नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाकर यूं हो गई है, जैसे ये पश्चिम बंगाल और ये मेघालय, बीच का जो भाग है ना वो नीचे धसक गया है। तो यही कारण है कि पश्चिम बंगाल वाली चट्टानों का एक्सटेंशन हिमालय, उसमें मेघालय में देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेघालय की जो पहाड़ियां हैं वो दक्षिण भारत का हिस्सा है। आगे बात समझ में। और मेघालय की पहाड़ियों और दक्षिण भारत के बीच में क्या है, तो आपका आंसर होगा राजमहल गारो गैप है। क्या है, राजमहल गारो गैप है। बात क्लियर है। अब तक जो मैंने बोला मैं उसको लिखता हूं, बात क्लियर है। क्या पता मैं जब लिखूंगा तो और अच्छे से समझ आ जाए। मैं लिखता हूं यहां पे 120 मिलियन ईयर एगो, 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है। क्या हुआ, इंडियन प्लेट split from Africa and move northward. ठीक है ना, यही तो बताया था मैंने। इसमें हुआ क्या, भारतीय प्लेट अफ्रीका से अलग होकर किधर गई, उत्तर की ओर गति करने लगी। क्लियर है जी। अब ध्यान से सुनना, क्या क्या हुआ। पहला मैंने बताया, सबसे पहले क्या हुआ भाई साहब, सेपरेट हुई। सेपरेट होने पर आप लिख सकते हो इसमें व्हेन इट क्रॉस व्हाट, रीयूनियन हॉटस्पॉट, है ना। जब हुआ क्या, जब ये रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरी, तो क्या देखने को मिला, अरे बताओ कमेंट में। रीयूनियन हॉटस्पॉट से होकर गुजरी तो क्या हुआ, मैंने क्या बताया अभी, मिनरल बेल्ट बनी। राइट। क्या हुआ इससे, खनिज पेटी का निर्माण हुआ। क्लियर है जी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, क्या हुआ, कन्वर्जेंट हुआ। कन्वर्ज विथ यूरेशिया। राइट। ये प्लेट किससे टकराई, यूरेशिया से। तो क्या बना, हिमालय बना। तीसरा पॉइंट आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसको यहां डिस्कस नहीं करते। पहले सच सच बताओ ईमानदारी से, जो मैंने बोला वो समझ आया नहीं आया, मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, जल्दी से बताओ। ठीक है ना। और ये बनी है किधर, ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट में जो मिनरल्स हैं वो कैसे हैं, ज्यादा हैं।
क्लियर है जी। ईस्ट में जो मिनरल्स हैं वो कैसे हैं, ज्यादा हैं। पीयूष नाम से कमेंट आ रहा है, सर क्लास नोट्स लें या जीएस बूस्टर लें। देखो दोनों ही अपने आप में परफेक्ट हैं। जीएस बूस्टर एक बहुत अच्छी बुक है जिसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया है, वो प्रिंटेड है, कंटेंट में कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको। और जो क्लास नोट्स हैं, एसएससी क्लास नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन है, जैसा आप लोग लिखते हो सेम टू सेम राइटिंग में है वो, तो कंटेंट वाइज कोई फर्क नहीं है। हाँ इतना जरूर हो सकता है कि क्लास में जो भी आप पढ़ोगे वो सब क्लास नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसको नोट्स पढ़ने की आदत है उसके लिए तो नोट्स बेहतर है, जिसे बुक पढ़ने की आदत है, डायग्राम वगैरह से पढ़ने की आदत है, उसके लिए बुक भी बेस्ट है। चूज आपने करना है, दोनों में से कोई भी ले लो, हेल्पफुल होगी। आगे बढ़ जाए। अब आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छा थैंक यू ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमें यह पता चल गया कि हमारा इंडिया पहले कहां था, फिलहाल में कहां है। हमें यह भी पता चल गया भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। अब चलिए ध्यान से सुनते हैं। अब इंडिया का मैप बनाते हैं और वहां पे कुछ पॉइंट को सीखना शुरू करते हैं, राइट। चलो, एक भाई का कमेंट आ रहा है एशिया से नहीं टकराई। मेरे दोस्त एशिया और यूरोप जो है, एशिया और यूरोप ऐसे समझ लो आप कि ये एक ही चट्टान के ऊपर है और इसी चट्टान को फिर बोला जाता है यूरेशियन प्लेट। मतलब यूरोप और एशिया एक ही प्लेट पर हैं, समझ रहे हैं आप, दोनों एक ही प्लेट पर हैं। आगे बढ़ जाते हैं, इंडिया के बॉर्डर के बारे में बात करते हैं। बॉर्डर ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कहा जाता है भारत की सीमा। देखो ध्यान से अब इंडिया के बॉर्डर के बारे में। ये हमारा इंडिया है और आपको अच्छे से पता है कि अगर हम अपने इंडिया के बॉर्डर की बात करेंगे तो देखो ध्यान से, हमारे भारत में यहां पर यह पूरा का पूरा जलीय भाग है, आपको अच्छे से पता है। और यहां पे क्या पड़ता है जलीय भाग में, अरेबियन सी। यहां पर है जी अरब सागर, यहां पड़ती है बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाला भाग जो है इसको हम नाम दे देते हैं क्या, आंसर होगा आपका इंडियन ओशियन, आया ना। और यहां पर हमारा एक यूनियन टेरिटरी है आरपी की प्लेगो की शेप में, जिसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। क्लियर है जी। अब ध्यान से समझना, हमारे इंडिया के पास लैंड बॉर्डर भी है और हमारे इंडिया के पास वाटर बाउंड्री भी है। फायदा क्या दोनों का, लैंड बॉर्डर जो है वो हमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वाटर बाउंड्री की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, वाटर बाउंड्री किसी भी देश के पास अगर है तो उसके 3 से 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा, जिस देश के पास जलीय सीमा है वो देश अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग से व्यापार कर सकता है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग से व्यापार करता है। वो देश जिसके पास जलीय सीमा है उसके पास समुद्री संसाधन होंगे, मछलियां होंगी, वो उसके पास पेट्रोलियम होगा उसके पास, और साथ ही साथ उस देश के पास टूरिज्म भी होगा क्योंकि आइलैंड होंगे। तो यह देखा गया है कि ऐसे देश जिनके पास जलीय सीमा है उन देशों की अपेक्षा, ठीक है, ऐसे देश जिनके पास जलीय सीमा नहीं है
उन देशों में डेवलपमेंट कम देखा गया है। मेरा कहने का मतलब यह कि एक ऐसा देश जिसके पास जलीय सीमा नहीं है वो डेवलपमेंट कम कर पाएगा, जिसके पास जलीय सीमा ज्यादा है वो डेवलपमेंट ज्यादा कर पाएगा। भारत के पास अपनी जलीय सीमा है तो सिंपल सी बात है, ये भारत के व्यापार में बहुत बड़े स्तर पर सहयोग करती है। किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में। बात क्लियर है यहां तक? चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनना, पहली बात यह आ जाती है कि हम अगर अपनी इंडिया को नापना शुरू करेंगे तो कहां से नापेंगे। आपको अच्छे से पता होगा 2019 में धारा 370 और 35A के हटने के बाद इंडिया का मैप कुछ ऐसा हो गया है, जहां ऊपर के पूरे रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो इसको मैं नाम दूंगा लद्दाख, इसको जम्मू कश्मीर और इसको हिमाचल प्रदेश। राइट, अब ध्यान से सुनना, हम अपने इंडिया को यहां से नापना शुरू करेंगे एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंदिरा कोल। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल कहा जाता है। और ये कितने डिग्री पर पड़ता है? तो आपका आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है, यानी भारत को हम यहां से नापना शुरू करेंगे। वहीं अगर इधर से पूछा जाए तो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है ना। और यहां पे स्टेट कौन सा है इंडिया का? गुजरात। और इस पॉइंट का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इसका नाम है गौर माता। इस पॉइंट का नाम क्या है? गौर माता। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने यहां ईस्ट लिखा हुआ है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहां वेस्ट होना था क्योंकि ये तो पश्चिम है। तो मेरे दोस्त ये हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, न कि डायरेक्शन को। हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमीस्फीयर में है तो इसीलिए इधर भी ईस्ट लिखा जाएगा, इधर भी ईस्ट लिखा जाएगा, क्योंकि ये डिग्री में जो वैल्यू है ना, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, न कि डायरेक्शन को। समझ रहे ना? सेम ऐसे ही हमारा इंडिया नदर्न हेमीस्फीयर में, तो यहां पे भी एन लिखा जाएगा और यहां भी एन लिखा जाएगा, बिकॉज दीज लेटर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली क्लास में बताया था ना, इंडिया नदर्न हेमीस्फीयर और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में है। अब मैं अगर बात करूंगा, ध्यान से सुनना, इस वाले पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका नाम क्या है? किबिथु। इसका नाम क्या है? किबिथु। मैं इनके नाम भी लिख देता हूं इधर, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया है? इंडिया का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, है ना, यानी कि उत्तरी बिंदु जहां से भारत शुरू हो रहा है। सेम ऐसे ही ईस्ट मोस्ट, सेम ऐसे ही वेस्ट मोस्ट। अब साउथ की बात करते हैं। भाई ये तो मैंने आपको बता दिए, ये कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और नाम है इसका इंदिरा कोल। ईस्ट मोस्ट किबिथु, वेस्ट मोस्ट गौर माता। अब ध्यान से सुनना, साउथ पे ना दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाएगा आपसे साउथ पॉइंट ऑफ मेनलैंड, ठीक है मेरे दोस्त, साउथ पॉइंट ऑफ मेनलैंड, यानी कि आपसे पूछा जाएगा मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। एक तो ऐसे पूछ लेगा, या डायरेक्ट पूछेगा साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिण बिंदु। दोनों में किस बात का डिफरेंस है इसको मैं समझाता हूं। आपके सामने जो इंडिया का मैप है, एक्चुअल में जो मैप है आपके सामने इंडिया का, दिस वन, ये पूरा का पूरा जो मैप आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, इसको कहा जाएगा क्या? तब आपका आंसर होगा भारत की मुख्य भूमि, यानी कि मेन लैंड ऑफ इंडिया कहा जाएगा इसे।
ऐसा क्यों कहा जाएगा? क्योंकि कहीं भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भारत की मुख्य भूमि हो गई। अब बात आ जाती है कि इधर लक्षद्वीप है, राइट, इधर आपका ये अंडमान निकोबार है, तो क्या अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है? आपका आंसर होगा बिल्कुल है। अगर आपसे यह पूछा जाता है क्या अंडमान निकोबार भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा है, आपका आंसर होगा नहीं, बिकॉज बंगाल की खाड़ी दोनों के बीच में स्थित है। बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड बिटवीन मेनलैंड एंड अंडमान निकोबार। तो अगर बात पूछा जाता है आपसे कि साउथ पॉइंट ऑफ मेनलैंड मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो इसका मतलब पीले वाले भाग की बात कर रहा है। कौन से भाग की बात कर रहा है? पीले वाले की। तो इस पीले वाले भाग की बात करेगा तो दक्षिणतम बिंदु ये होगा, बोलो हाँ या ना। तो इस बिंदु का जो नाम है वो है क्या? तब आपका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, केप कोमोरिन। और एक कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु, या आप लिख सकते हो कन्याकुमारी में पड़ता है। और जब वो ओवरऑल बात करें कि साहब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, दैट मीन्स फिर तो हमारा इंडिया यहां तक फैला हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो फिर ये वाला पॉइंट होगा, और इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है? ये है ग्रेट निकोबार पे। तो दक्षिण बिंदु का आंसर क्या होगा? ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि वो डायरेक्ट इंडिया का पूछ रहा है या इंडिया की मुख्य भूमि का पूछ रहा है। आप सारे लोग इसको नोट करेंगे और कमेंट में मुझे ये बताएंगे समझ आया नहीं आया। ये किबिथु लिखा हुआ है। हाँ भाई, जल्दी बताओ, डिफरेंस समझ आया नहीं आया? कंजूसी नहीं करते कमेंट में, चुपचाप बताते चला करो कि आया तो एकदम आया। जोश में रहा करो, एकदम लगना चाहिए कि देश के युवाओं, है ना, बॉर्डर पे भेज दिया, तबाही मचा दोगे। क्यों? बहुत सिंपल सा है। मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो केप कोमोरिन, और पूरे भारत का पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट। बस इससे सिंपल क्या होगा? वेयर इज इंदिरा पॉइंट? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, टेंशन ना लो, बहुत कुछ समझ आएगा। आप खुद अपने मुंह से कहोगे सर मजा आ गया, है ना। चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम इंडिया के एक्चुअल में बॉर्डर के बारे में, कि हमारे इंडिया का जो बॉर्डर है वहां कौन कौन से कंट्री मौजूद हैं। देखो ध्यान से, कंट्री पर आ जाते हैं। कौन कौन सी कंट्री मौजूद हैं, है ना। देखो जी, कंट्री की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे जो कंट्री है इसका नाम है पाकिस्तान। क्लियर है जी। इसके जस्ट ऊपर यहां पे जो कंट्री बैठा हुआ है ये है अफगानिस्तान। उसके बाद इधर जो कंट्री है इसका नाम है चाइना। यहां पर नेपाल, ये भूटान, और ये वाला है बांग्लादेश, और यहां पर है म्यांमार। क्लियर है। उसके बाद फिर यहां पर जो कंट्री है वो है श्रीलंका, और यहां जो कंट्री है उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। बराबर है। यहां से हमें यह पता चलता है कि इंडिया के अगर हम बॉर्डर की बात करेंगे तो दो तरीके से है, एक तो लैंड और एक वाटर। जो लैंड बॉर्डर है वो है यहां से लेकर के यहां तक। लैंड बॉर्डर है 15,200 किलोमीटर। अब वाटर बाउंड्री पे आ जाओ। अगर यहां से लेकर यहां तक की पूछता है
तो 6100 किलोमीटर, मतलब विदाउट आइलैंड। क्लियर है जी? इस बाउंड्री में आइलैंड इंक्लूडेड है नहीं है। अगर टोटल पूछता है, टोटल का मतलब आइलैंड सहित अगर पूछता है तो यही बढ़ जाती है और बढ़कर हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। यह भारत की सीमा हो गई। ये क्या हो गई? भारत की सीमा हो गई। क्लियर है जी? अब हमें करना क्या है, एक एक करके कंट्री को उठाना है और उसको पूरा डिटेल में पढ़ते चले जाना है कि इस देश के साथ क्या स्थिति है हमारे बॉर्डर पे। बात समझ में आ रही है? मैं शुरुआत करूंगा, कहां से करूं बताओ? कहां से शुरुआत करें बताओ आप? पहला कंट्री कौन सा पड़ा है? श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, आप जिसकी कहोगे वहीं से हम लोग शुरुआत कर देंगे। श्रीलंका ही पूर्व में लंका थी क्या, जहां रावण रहता था? बिल्कुल सही पहचाना है आपने, वही लंका है ये। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि सर पीओके को इंक्लूड कर दो। नहीं, जब पढ़ाएंगे तब इंक्लूड करेंगे, है ना? मैं शुरुआत कर रहा हूं चाइना से। चाइना से इसलिए क्योंकि जब चाइना समझ में आएगा तब समझ में आएगा कि पाकिस्तान क्यों ज्यादा कूदता रहता है, किसके दम पे। आप लोग हेडिंग डालोगे चाइना। ठीक है जी? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये कंडीशन है हमारे बॉर्डर की। जो कंट्री है चाइना, वो कहां पर है? यहां स्थित है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चाइना के साथ बॉर्डर कौन कौन शेयर करेगा, तो पहला टेरिटरी तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथे पर आ जाते हैं ये वाला हो गया, पांचवे पर आ जाते हैं ये हो गया। यही तो होंगे जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करेंगे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि बीच में तो यहां नेपाल बैठा हुआ है भाई, यहां तो नेपाल बैठा हुआ है, तो ये नेपाल का बॉर्डर हो गया। और लगभग यहां से यूं ये भूटान बैठा हुआ है। तो उसके बाद जो बचा चाइना के साथ बॉर्डर, वो किसका बचा? एक तो ये बॉर्डर शेयर होगा, एक ये होगा, एक ये और फिर सीधा ये। पहचान पा रहे हो ना? ठीक है, मैं नाम लिखता हूं। बॉर्डर शेयर होगा किसका? लद्दाख। उसके बाद फिर लद्दाख के बाद फिर हिमाचल, हिमाचल के बाद यूके, यूके के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद फिर अरुणाचल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी भी? क्यों दिक्कत? बहुत सिंपल सा है। अगला पॉइंट मेरा बहुत ध्यान से सुनोगे, समझोगे। चाइना पहले यहां पर हुआ करता था। चाइना और नेपाल के बीच में एक देश हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत, और ये तो अपना इंडिया है ही। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनोगे, जो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं। सर, सबसे ऊपर चाइना, जो कि अपने आप में पावरफुल है, इसके नीचे बैठा हुआ एक छोटा सा देश, गरीब देश तिब्बत। तिब्बत के नीचे नेपाल, नेपाल की भी स्थिति बहुत अच्छी है, और नेपाल के भी नीचे कौन है? इंडिया। ये सीक्वेंस आप मैप पर देख पा रहे हो। तो 1906 के आसपास की बात है। उस टाइम पर हमारे यहां पर ब्रिटिश आ चुके थे। तो भारत तो भाई
अंग्रेजों की मार झेल रहा था। भाई 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, ये दोनों होने के बाद जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, उस संधि के आधार पर अंग्रेजों के अधिकार इतने बढ़ गए कि उन्होंने इन्फ्लुएंस क्रिएट करना शुरू कर दिया हर चीज में। तो उस टाइम पर 19वीं सदी की अगर हम बात करेंगे तो भारत तो भाई साहब अंग्रेजों के यातनाएं झेल रहा था। उस टाइम पर नेपाल जो था ये पूरी तरह से फ्री था, क्योंकि वही लॉजिक मैंने आपको बताया कि लैंडलॉक कंट्री है। अंग्रेजों ने सोचा इसके ऊपर अटैक कर भी दें तो मिलेगा क्या? भाई वहां से व्यापार हम आसानी से कर नहीं पाएंगे। भारत में अगर हम अधिकार करते हैं जल मार्ग से व्यापार करेंगे, इंडोनेशिया में करते हैं जल मार्ग से व्यापार करेंगे, अफ्रीका में करते हैं जल मार्ग से व्यापार करेंगे। तो यही कारण था कि अंग्रेजों ने कभी नेपाल की तरफ देखा भी नहीं कि चल ठीक है होगा जो होगा। और यही चीज आप जनरल नॉलेज में पढ़ते हो कि ऐसा देश कौन सा है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। अंग्रेजों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नेपाल वाले क्या करते थे, तिब्बत वालों के ऊपर जब मन में आया तभी अटैक करते थे, पीट दिया, लूट लिया। तिब्बत वाले हो गए परेशान। तिब्बत वालों ने क्या किया, चाइना से मदद मांगी कि अगर आप हमारी हेल्प कर दोगे तो हम इनसे बदला ले लेंगे। और ये कब की बात है, 1906 की। 1906 में जो शासक था उस समय चाइना में, उस शासक का नाम था माछू शासक। माछू शासक ने क्या किया, 1906 में मदद करने के बजाय पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया और नेपाल से कह दिया कि भाई अब हमारे बॉर्डर पे आंख उठा के मत देख लेना। तिब्बत के साथ बहुत बुरा हुआ। कब की बात है, 1906 की। और जो माछू था 1912 में इसकी हो गई मौत। तो तिब्बत के पास बहुत अच्छा मौका था अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का। तिब्बत के पास बहुत अच्छा मौका था अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने का। तिब्बत ने कहा जी हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। तुरंत यहां से अंग्रेज पहुंच गए, अंग्रेजों ने अटैक कर दिया, बोले जा कर रहा है इधर आ जा। उस समय व्यक्ति था जिसका नाम मैक मोहन नामक व्यक्ति था। तो मैक मोहन नामक व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा निपटारा तो कर दूंगा बट पैसा चाहिए। और ये ड्रामा होते होते 1914 का टाइम आ गया। तो 1914 की बात है, ठीक है ना। 1914 में क्या हुआ मैं लिखता हूं यहां पे, मैंने क्या बताया आपको, पूरी कहानी को नोट्स की फॉर्म में लिखता हूं मैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैंने लिखा 1906 में चाइना ने क्या किया, चाइना इन्वेडेड तिब्बत। चीन ने क्या किया भाई साहब, चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया। कब किया ये, 1906 में। 1912 में क्या हुआ, एम्परर मर गया। 1914 में क्या होता है, मैकमोहन ने कहा कि भाई तुम तीनों देश का मैं निपटारा कर दूंगा, मुझसे आकर मिलो शिमला में। और यहां पर एक कॉन्वेंशन करते हैं शिमला में, राइट, जिसे नाम देंगे शिमला समझौता। और जो शिमला समझौता होगा, इसी शिमला समझौता में हम सारे के सारे निर्णय क्लियर कर लेंगे। शिमला समझौता किसने करवाया, तो आपका आंसर होगा ये करवाया मैक मोहन ने। और मैक मोहन ने 3 देशों को इनवाइट किया। सबसे पहले भारत की तरफ से खुद, उसके बाद तिब्बत, और उसके बाद फिर चीन। इन्होंने क्या किया, तिब्बत को 2 भाग में विभाजित कर दिया, राइट। और 2 भाग में विभाजित करने के बाद आधा हिस्सा दे दिया चाइना को, ठीक है ना। चीन को क्या मिला, मैं लिख देता हूं यहां पे, आधा चीन को मिला। अब जो बचा भारत की तरफ का, तो इसने कहा कि भारत और तिब्बत के बीच में एक लाइन होगी और इस लाइन को कहा जाएगा मैक मोहन लाइन।
और एक कब की बात है, 1914 की। तो मैकमोहन लाइन खींच दी गई किस किस के बीच? आपका आंसर होगा भारत और तिब्बत के बीच। अब चाइना तो क्योंकि तिब्बत को अपना हिस्सा मानता था, चाइना का यह कहना था कि 1906 में ही हमारे पूर्वजों ने इस पर अधिकार कर लिया था, तो 1914 में हमें इससे क्यों अलग कर दिया गया? देखते देखते टाइम आ गया भाई साहब 1959 का, और 1959 में चाइना ने क्या किया, ध्यान से सुनना, चाइना अगेन इन्वेडेड होल तिब्बत। समझ में आ रही है बात? चीन ने क्या कर दिया फिर 1959 में? चीन ने पूरे भाग पर अधिकार कर लिया। चीन ने कर लिया पूरे भाग पर अधिकार। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाइना का बॉर्डर प्रेजेंट टाइम में कहां तक आ गया? चाइना का बॉर्डर आ गया यहां तक, ठीक है ना? चाइना का बॉर्डर आ गया यहां तक, कब? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में देखा जाए मैकमोहन लाइन फिर किस किस के बीच हुई? मैकमोहन लाइन होगी भारत और चीन के बीच। और यहां का जो तिब्बत का धर्मगुरु था दलाई लामा, यह भागकर हमारे भारत में आ गया। चाइना को यह वाली बात बुरी लगी और चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद 1962 में भारत के इस वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और इसी क्षेत्र को कहा गया फिर क्या? आपका आंसर होगा अक्साई चीन। इस क्षेत्र को क्या कहा गया? अक्साई चीन। कब अधिकार किया ये? 1962 में। और जो ये लाइन है, इस लाइन को कहा गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सारे लोग कमेंट में आएंगे और यहां से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं उस बात पर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा जाएगा किस समझौते के आधार पर मैकमोहन रेखा को खींचा गया था? आपका आंसर होगा सिमला समझौता के आधार पर। मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच खींची गई थी? भारत और तिब्बत। किस किस के बीच है? भारत और चीन। कब से? 1959 से। अक्साई चीन क्या है? हमारे भारत का वो क्षेत्र जिस पर 1962 में चाइना ने अधिकार कर लिया था। LAC क्या है? वो लाइन है जो भारत शासित क्षेत्र को चाइना इन्वेडेड क्षेत्र से अलग करती है। LAC का मतलब है, या इधर लिख देता हूं मैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। सारे लोग कमेंट में आएंगे और एक बार ये बताएंगे मुझे कि पूरी बात समझ आई या नहीं आई। यहां से मैंने जो भी कहानी के तौर पर आपको पढ़ाने की कोशिश की वो पूरा समझ आया नहीं आया? जल्दी से बताओगे, कमेंट फास्ट। प्लीज शो LAC ऑन मैप। आंख खोलकर देखो, LAC लाइन लिखा हुआ है, शो कर दिया तुरंत के तुरंत। मजा आ रहा है पढ़ने में, और मजा आएगा, यहां से क्वेश्चन भी टिक होंगे। मंडी परिषद का पेपर हुआ था यूपी में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना? उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस समझौते के आधार पर मैकमोहन रेखा को खींचा गया था? आपका आंसर होगा शिमला समझौता। आंसर क्या होगा आपका? शिमला समझौता। सूरज का सागर का कमेंट आ रहा है, फुल मजा। रोमित का कमेंट आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड।
अक्साई चीन वॉज पार्ट ऑफ अवर कंट्री इंडिया, नॉट तिब्बत, बट चाइना इन्वेडेड इट इन 1962। मंडी परिषद क्या होता है? अरे एक पेपर होता है यूपी में, ठीक है। अक्साई चीन क्या है लिखवाता हूं मैं इसको, परेशान मत हो। आपसे अगर कोई ये पूछता है अक्साई चीन क्या है, आपका आंसर होगा पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का भाग है। बट इन्वेडेड, बाई चाइना। लेकिन चीन द्वारा अधिकृत है। और चीन ने कब अधिकार कर लिया था? 1962 में। और LAC लाइन क्या करती है? सेपरेट करती है इसे। किससे सेपरेट करती है? लद्दाख से। अब क्लियर हो गया है ना? LAC रेखा इसे लद्दाख से अलग करती है। पता है इंडिया का जो मैप बनाते हैं ना हम, ये वाला, ऐसे जो इंडिया का मैप बनाते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो अभी इधर पीओके वाला क्षेत्र है, इधर अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। आगे बात समझ में? तो ये क्षेत्र अभी हमारे अधिकार में है थोड़ी, लेकिन हाँ हमारे क्षेत्र है, इसलिए हम मैप ऐसा बनाते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसा मैप बनाना चाहते हो जो भारत शासित क्षेत्र होगा, तो उसमें ये वाले आपको ऐसे ढकने पड़ेंगे, तब भारत शासित निकल कर आएगा। लेकिन भारत आज के टाइम पर जिस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर रहा है, पूरा भरोसा एक दिन ये भी हमारा होगा और ये भी हमारा होगा। आगे बात समझ में? अब चलो, एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि अक्साई चीन क्या है, किसका क्षेत्र है? भारत का है, ठीक है ना। अक्साई चीन किसका क्षेत्र है? भारत का क्षेत्र है। फिलहाल में इस पर किसका अधिकार चल रहा है? 1962 से, मैं लिख देता हूं यहां पे अधिकार, 1962 से आज तक इस पर भाई साहब अधिकार चल रहा है चाइना का। कौन सी रेखा इसे लद्दाख से अलग करती है? तो आपका आंसर होगा LAC जो लाइन है वो इसे लद्दाख से अलग करती है। बात क्लियर है यहां तक? अब इसके साथ हमारे क्या क्या डिस्प्यूट हैं? एक डिस्प्यूट बिहार SI के पेपर में पूछा गया था, गलवान घाटी के नाम से। तो ये तो पहला डिस्प्यूट हो गया इसके साथ हमारा, चाइना के साथ। दूसरे डिस्प्यूट पर आते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। गलवान वैली। यहां पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक गलवान और एक घाटी। सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैली, घाटी। घाटी बेसिकली दो प्रकार से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। एक होती है माउंटेनियस वैली, यानी कि पर्वतीय घाटी, और उसका मतलब होता है एक ऐसा समतल भाग जो कि दो पर्वतीय क्षेत्र के बीच में स्थित है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये माउंटेन है, ये भी माउंटेन है, तो इनके बीच का जो भाग होगा इसे कहा जाएगा पर्वत घाटी, इसको कहा जाएगा माउंटेन वैली। जैसे आप जाते हो कुल्लू, जाते हो आप मनाली, जाते हो आप मसूरी, जाते हो, तो ऑलमोस्ट ये घाटी में ही स्थित हैं। जैसे हरिद्वार है वो भी घाटी में ही है। एक होती है फिर नदी घाटी। नदी घाटी का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना।
जैसे गंगा नदी है, और ये गंगा नदी बह रही है, कहां कहां बहती है गंगा नदी? तो यूपी में जाती है, सॉरी, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद यूपी में जाती है, बिहार में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाती है, यानी टोटल 5 राज्यों में बहती है। तो ऐसी स्थिति में जो ये 5 राज्य हैं, यानी वो रास्ता जिन रास्तों से होकर के नदी बह रही है, इस रास्ते को कहा जाएगा गंगा नदी घाटी। आगे बात समझ में, इसे कहा जाएगा गंगा रिवर वैली। द रूट ऑफ मेन रिवर इज कॉल्ड रिवर वैली, वाइल फ्लैट पोर्शन लोकेटेड बिटवीन माउंटेन कॉल्ड माउंटेन वैली। तो पहले तो मैं यही समझना है कि गलवान वैली है कौन सी वैली, माउंटेन वैली है या फिर ये रिवर वैली है? तो आपका आंसर होगा रिवर वैली है। आगे बात समझ में, मैं लिखता हूं इस बात को यहां पे कि गलवान है क्या, तब आपका आंसर होगा गलवान इज अ रिवर। गलवान एक नदी है। ठीक है जी। अब गलवान नदी है, तो गलवान नदी किधर से निकलती है और किधर जाती है, यह भी तो समझना पड़ेगा हमें। तो देखो ध्यान से, निकलती कहां से है ये गलवान नदी जो है, निकलती कहां से है? मैं इंडिया के मैप पर इस पूरे के पूरे रिवर सिस्टम को समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? दिस रीजन इज कॉल्ड अक्साई चीन। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? अक्साई चीन। ठीक है भैया, इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चीन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा है? चाइना का है। तो इस चाइना वाले रीजन से एक नदी निकलती है यहां से यूं, और ऐसे होते हुए यहां से यूं होते हुए इधर आ जाती है। और जो ये नदी है, इसी नदी को आप बोलते हो क्या? इसी नदी को आप बोलते हो सिंधु नदी। कौन सी नदी बोलते हो आप? सिंधु नदी। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, यहां पर 2 ग्लेशियर हैं। 2 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, मैं इधर लिख रहा हूं, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर। 2 ग्लेशियर हो गए। जो रीमो ग्लेशियर है, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक रिवर। पूरा बहुत ध्यान से समझना, कौन सी नदी निकलती है रीमो ग्लेशियर से? श्योक नदी। और सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा। जिसका नाम क्या है? नुब्रा। अब मैप पर देखते हैं कहां है ये। ध्यान से सुनना, जो रीमो ग्लेशियर है ये वाला, इस रीमो ग्लेशियर से ऐसे एक नदी निकलती है और यहां जाके मिल जाती है। किसमें? सिंधु में। तो ये जो पिंक कलर वाली रिवर है, इस रिवर का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इसका नाम है श्योक। क्या नाम है इसका? श्योक। और श्योक में 2 नदी आकर मिलती हैं। जो श्योक है, इसमें कितनी नदी आकर मिलती हैं? 2। ठीक है ना? ऊपर की तरफ से आकर मिलती है नुब्रा और इधर की तरफ से आकर मिलती है गलवान। नहीं समझ आया? एक और बार समझाता हूं, परेशान मत हो। देखो ध्यान से, कहने का मतलब यह है मेरा, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको मैप पर, ये जो नदी है, इस नदी का नाम है सिंधु। सही है? इस सिंधु नदी में ऊपर से एक नदी आकर मिलेगी, ऐसे यूं। इस नदी का नाम है श्योक। कोई दिक्कत यहां तक? अब श्योक नदी में इधर से
एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम है गलवान। क्या नाम है? गलवान। और एक नदी ऊपर से आकर मिल रही है श्योक में, है ना। एक नदी कहां से मिल रही है? ऊपर से आकर के। इस नदी का नाम क्या है? नुब्रा। यह सिस्टम है। तो यहां से आपको साफ पता चल रहा है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी नदी है? श्योक नदी है। और श्योक नदी की कितनी सहायक नदी हैं? दो, एक गलवान और दूसरी नुब्रा। और ध्यान से सुनना, जो ये गलवान नदी है, यहां से मैं मान लेता हूं कि इतना क्षेत्र अक्साई चीन का है। अरे देखो ना यहां मैप पे, तो यहां से साफ पता चल रहा है कि गलवान नदी पहली बात पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, और ये विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में होकर बहती है, उसके बाद फिर भारत शासित क्षेत्र में आ जाती है। क्लियर है? और एक्चुअल में अगर आपसे पूछता है कि गलवान घाटी है कहां, तो आप क्या बोलोगे? गलवान घाटी हमारे लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो मेरा कहने का मतलब है कि गलवान घाटी जो होगी वो गलवान घाटी है कहां? आप देख रहे हो, गलवान घाटी का मतलब यह हो गया कि देखो यहां पे बहुत ध्यान से देखना, इधर तो बह रही है ये लद्दाख में, और इधर बह रही है ये अक्साई चीन में। हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि गलवान घाटी जो यहां से यहां तक की है, गलवान घाटी अक्साई चीन और लद्दाख में बहती है, या अक्साई चीन और लद्दाख में स्थित है गलवान घाटी? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। मैंने जो समझाया मैं यहां लिखता हूं, फिर बताना समझ आया नहीं आया। गलवान इज ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। गलवान श्योक नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगले पॉइंट में, यह पूर्व से पश्चिम बहती है। है ना? ये पूर्व से पश्चिम बहती है, और कहां कहां बहती है? लद्दाख में और अक्साई चीन में। लद्दाख में और अक्साई चीन में। क्लियर है जी? तो फिर गलवान घाटी किस किस के बीच विवादित हुई? भारत और चीन के मध्य। अब नई चीज बताते हैं। हमें इतना पता चल गया कि गलवान घाटी भारत और चीन के बीच विवादित है। जो ये श्योक नदी है ना, इसको बोला जाता है रिवर ऑफ डेथ। मौत की नदी कहा जाता है इसे। मौत की नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पता नहीं कितने सैनिक हमारे इसमें पैर फिसलने के कारण नदी में गिरे, और गिरने के बाद वो शहीद हो गए। क्योंकि ये एक तीव्र ढलान के नीचे होकर बहती है। पहाड़ पर तीव्र ढलान है, तो इससे जरा सा भी पैर फिसलते, ट्रक है या पैदल चलने वाले सैनिक हैं, पहले क्या होता था, एकदम से नीचे जाके गिर जाते थे। अब ये लॉकडाउन में चर्चा में आई थी, गलवान घाटी जो थी,
लॉकडाउन में चर्चा में आने के पीछे इसका कारण क्या था, वो चीज और समझाता हूं मैं। देखो ध्यान से, फिर से समझा रहा हूं, टेंशन न लो, 4 बार समझा दूंगा। यहां से कौन सी नदी जा रही है, ये सिंधु। कौन सी नदी है ये, सिंधु। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ऊपर से कौन सी नदी निकल कर आई यहां से, ऐसे यूं, श्योक। नुब्रा से कोई लेना देना नहीं है, बाद में सीखेंगे नुब्रा के बारे में। अब भाई साहब आ जाते हैं गलवान के बारे में। गलवान ऐसे यूं बहती है, राइट। तो आपको अच्छे से पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है कौन सा है, अक्साई चीन वाला। अब पता है क्या हुआ, चाइना ने क्या किया। चाइना ने वो क्षेत्र जो यहां चाइना में स्थित है, अक्साई चीन में है, यहां पर बनवाई है पक्की सड़क नदी के किनारे पर। यहां क्या बनवाई है, चीन ने पक्की सड़क बनाई। भारत को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्लियर है, भारत को कोई दिक्कत नहीं हुई। कहां पे बनाई है ये कौन सी नदी है, गलवान। अब आपको अच्छे से पता है इंडिया का यहां पर एक पॉइंट पड़ता है, इस पॉइंट को कहा जाता है क्या, दौलत बेग ओल्दी। इस पॉइंट को कहा जाता है दौलत बेग ओल्दी। भारत ने पता है कितना बढ़िया काम किया लॉकडाउन में। इंडिया ने क्या किया, ध्यान से सुनना, यहां से, इस जगह का नाम है दरबुक। इस दरबुक नामक स्थान से, यहां से यूं होते हुए, और ये सियोक नदी के सहारे सहारे यूं एक रोड बना दिया। और इस रोड का नाम है इसकी लंबाई है 255 किलोमीटर। और इस रोड को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्दी रोड। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DSDBO रोड। तो पता है लॉकडाउन में चाइना क्यों यहां पे झगड़ा करने लग गया था, क्योंकि इंडिया ने जैसे ही यहां पे रोड बनाया, तो पहले जो भारतीय सैनिक यहां पैदल चलते थे, अब बहुत तेजी से सैनिक अपना टैंक भी ले जा सकते हैं, ट्रक भी ले जा सकते हैं। यानी भारत ने अपनी स्थिति को यहां मजबूत कर दिया। तो भारत पूरी तरह से रोड का निर्माण न कर पाए, तो यहां से इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया था। इधर गलवान घाटी वाले क्षेत्र से फायरिंग करना शुरू कर दिया था कि कोई झगड़ा हो जाए और ये रोड का निर्माण रुक जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, यहां से निकलने वाले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है आपको। गलवान क्या है, एक नदी है। गलवान किसकी सहायक नदी है, श्योक की सहायक नदी है। गलवान कहां से निकलती है, अक्साई चीन से निकलती है। गलवान कहां कहां बहती है, अक्साई चीन और लद्दाख में बहती है। किस किस के बीच, विवादित क्षेत्र में बहती है, भारत और चीन के बीच बहती है। अगर यह पूछा जाता है भारत ने DSDBO रोड कहां बनाया है, तो आपका आंसर होगा दरबुक नामक स्थान से दौलत बेग ओल्दी तक एक रोड बनाया है, जो कि श्योक नदी के किनारे किनारे बनाया है। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि भारत की चीन से विवादित क्षेत्र में स्थिति मजबूत हुई है। हमारी सेना को बेटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराता है ये वाला रोड। जितने भी लोग हैं कमेंट में आ जाओ, आज इतना ही पढ़ाऊंगा। 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमने ये सीखा कि जब भारतीय प्लेट इधर की तरफ जा रही थी, तो सबसे पहले भारत के टूटने से एक तो मिनरल बेल्ट बनी है और एक हिमालय बना है, राइट। ईस्ट में मिनरल ज्यादा है, यही कारण है कि जो इंडस्ट्री है वो ईस्ट में लगाई गई है। यही बताया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। फिर मैंने ये पॉइंट आपको लिखा भी दिए कि रीयूनियन हॉटस्पॉट की वजह से भारत में मिनरल बेल्ट पाई जाती है और हिमालय बना है। आगे मैंने बताया कि भारत कहां से शुरू होगा कहां तक होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉइंट बताए मैंने आपको। फिर उसके बाद चाइना के बारे में हमने ये सीखा
कि 1914 में मैकमोहन लाइन को शिमला समझौते के आधार पर खींचा गया। 1959 में चीन ने पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया है। और फिर आगे मैंने बताया चीन के साथ क्या क्या विवाद है। पहला विवाद मैंने बताया अक्साई चीन, जो 1962 से आज तक चला आ रहा है। लद्दाख का क्षेत्र है, अधिकार चाइना ने कर रखा है, ठीक है। एलएसी लाइन इसको सेपरेट करती है। गलवान के बारे में मैंने साफ लिख रखा है, गलवान सियोक की सहायक नदी है, पूर्व से पश्चिम बहती है, लद्दाख और अक्साई चीन में बहती है। भारत और चीन के बीच विवादित है। सियोक नदी को मौत की घाटी कहा जाता है क्योंकि यहां कच्चा रास्ता हुआ करता था, और जो कच्चा रास्ता हुआ करता था उसी कच्चे रास्ते पे आज बीजेपी की सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किया भाई साहब। रोड बना दिया सैनिकों के लिए, डीएसडीबीओ रोड 255 किलोमीटर का, कि अब कोई भी सैनिक हमारा नीचे नहीं गिरेगा रोड की वजह से। आगे बात समझ में। और यही कारण है कि यहां बॉर्डर पे चाइना ने तिल मिलाना शुरू कर दिया था। ईमानदारी से बताओ कितना समझ आया? खुश हो सारे लोग? सारे लोग खुश हो ना? एक एक करके सभी देशों के साथ हमारे जो भी विवाद हैं हम डिस्कस करेंगे। चाइना को पढ़ाए, भूटान को पढ़ेंगे, नेपाल को पढ़ेंगे, पाकिस्तान को पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे एक एक करके। सूरज कह रहे हैं पूरा समझ आया, वेरी गुड। खुश हैं सर, टोटल समझ आया, क्रिस्टल क्लियर सर, सारा का सारा समझ आ गया। बेस्ट टीचर ऑफ जियो, पूरा समझ आ गया, अल्टीमेट क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बवाल पढ़ाते हो, सारा टाइम तो क्लास करने में ही निकल जा रहा है, तो ऐसे पढ़ाई करें सर प्लीज, कुछ टिप्स दीजिए। जो विवादित एरिया है उस पे यूएनओ कुछ बोलता नहीं है। यूएनओ ऐसे नहीं बोलता, यूएनओ ऐसे नहीं बोलता। यूएनओ तब बोलता है जब कोई वहां उसके पास जाता है। भारतीयों ने ब्रिटिश को भगाया था या अपने आप चला गया था? ये आजकल कमेंट ज्यादा वायरल हो रहा है कि इस पोस्ट को देखकर लगता है अंग्रेज हमें छोड़कर नहीं गए, हम अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए, अंग्रेज हमसे आजाद हुए। ये सब बेकार की बातें हैं, इन बातों में न पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है ना। सर वीओडी में क्लास 1 नहीं है, मैं चेक करा लूंगा क्या दिक्कत है, ठीक है। भौकाल है आपका, अरे भैया बस आप जैसे स्टूडेंट मिलते रहे, हम उनको पढ़ाते रहेंगे। भौकाल वगैरह तो खैर क्या ही होगा, है ना। चलिए जी, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।